वोट हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है और शक्ति लोगों के हाथों में है। लोकसभा चुनाव में कौन विजयी होगा, किसकी पार्टी या गठबंधन की सरकार बनेगी, इसके फैसले का आज पहला चरण है। देश की 16 करोड़ से ज्यादा जनता आज जनप्रतिनिधियों का चुनाव कर रही है। 21 राज्यों की 121 सीटों पे आज वोट डाले जा रहे हैं। 1600 उम्मीदवार की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से मतदान करने की अपील की। आपके सामने लोकतंत्र के उत्सव की ये 6 तस्वीरें। ये तस्वीरें बता रही हैं कि लोकसभा के महाउत्सव का आगाज कितने उत्साह के साथ हुआ। इन 6 तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से 1600 कैंडिडेट्स की किस्मत आज ईवीएम में कैद होने जा रही है। आज करीब 16 करोड़ लोग मतदान करेंगे और इस मतदान के जरिए ये तय होगा कि आने वाले वक्त में देश का भविष्य कैसा होगा। इन तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आज सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में लोग लगे और मतदान के लिए उत्सुक दिखाई दिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं 21 राज्यों की 102 सीटों से आ रही आज की सबसे दिलचस्प तस्वीर। पहली तस्वीर मणिपुर के इंफाल की है, जहां मतदान शुरू होने से पहले पोलिंग बूथ के बाहर पूजा अर्चना की गई। लोकतंत्र के महाउत्सव को नारी शक्ति के इस प्रमाण के बाद मतदान शुरू हुआ। इन महिलाओं ने पोलिंग बूथ के बाहर कैंडल जलाई और फल फूल चढ़ाए, फिर हाथ जोड़कर लोकतंत्र के उत्सव को प्रणाम किया। तो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से आज का दिन जो है वो सभी के लिए खास है। खास तौर पे नारी शक्ति के लिए दिन बहुत खास है, क्योंकि लोकतंत्र के महा उत्सव में जो नारी शक्ति है वो प्रणाम कर रही है और मतदान शुरू होने से पहले उन्होंने पूजा पाठ की और इन महिलाओं ने पोलिंग बूथ के बाहर ही कैंडल जलाई और फल और फूल भी चढ़ाए, फिर हाथ जोड़कर लोकतंत्र के उत्सव को प्रणाम किया। तो इंफाल में लोकसभा की दोनों सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है। वहां महिलाएं बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस उत्सव में हिस्सा ले रही हैं। सुबह से ही पोलिंग बूथ के बाहर कतारें लगनी शुरू हो गई हैं। ऐसे ही एक मतदान केंद्र पर पहुंचे हमारे संवाददाता सूर्याग्नि रॉय की रिपोर्ट देखिए। मणिपुर अपने पहले चरण के मतदान के लिए तैयार है। लोग सुबह से ही यहाँ पे मतदान के लिए आ गए हैं। इम्फल सिटी में हैं हम लोग, जहाँ पे इनर मणिपुर जो है लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, वहाँ पे इसकी वोटिंग जो है वो चल रही है सुबह से। नॉर्थ ईस्ट में देखा जाता है कि महिलाएं जो हैं वो भरी तादाद में आकर वोट करते हैं और ऐसा ही देखा जा रहा है। यहाँ पर भी बहुत सारे महिलाएं आती रही हैं यहाँ पे अपना मतदान देने के लिए। 7 बजे से लेकर यहाँ पे जो डायरेक्टिव है 7 बजे से लेकर 4 बजे तक पोलिंग जो है वो मणिपुर में होगा। मणिपुर में 2 सीट्स हैं, एक इनर मणिपुर और एक आउटर मणिपुर। आज दोनों यानी कि पहले फेज में दोनों ही सीटों में चुनाव हो रहे हैं और 26 तारीख को यानी कि दूसरे फेज में आउटर मणिपुर के बहुत सारे जगहों पर भी पोलिंग हो। वोट करना हमारा कर्तव्य ही नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है, इसलिए जलपान से पहले मतदान की बात कही जाती है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक दुल्हन शादी के मंडप से सीधा पोलिंग बूथ पहुंच गई। उन्होंने वोट डाला और दूसरों से बाकी काम से पहले वोट डालने की अपील की। सुबह सुबह एक दुल्हन शादी के जोड़े में तैयार होकर शादी से पहले वोट डालने के लिए पहुंची और ये मैसेज दिया कि वोट जरूरी है, पहले वोट उसके बाद कोई काम। चुनावी गहमागहमी पूरे देश में नजर आ रही है और सुबह सुबह शादी होने से पहले एक दुल्हन पहुंची और वोट करने के लिए सबको ये संदेश देती नजर आई कि वोट सबसे ज्यादा जरूरी है, पहले वोट उसके बाद कोई और काम। चुनावी गहमागहमी के बीच एक नवविवाहित जोड़ा सुर्खियों में आया है। असल में ये जोड़ा 7 फेरे लेने के तुरंत बाद मतदान केंद्र पहुंच गया, जहां दोनों ने अपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अब इस जोड़े की खूब तारीफ हो रही है। देखिए, ये दुल्हन, ये शादीशुदा जोड़ा सिर्फ यही मैसेज देता नजर आ रहा है कि लोकतंत्र के इस
उत्सव में सभी को भाग लेना है। चुनाव बेहद अहम है और आपका योगदान इसमें बेहद महत्व रखता है। देश के कोने कोने से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो नागपुर का एक ऐसा पोलिंग बूथ भी है जिसे इंद्रधनुष के रंगों की तरह सजाया गया है। बाहर से देखने पर यह ऐसा लगता है जैसे किसी शादी समारोह का पंडाल हो, मगर ये एक पोलिंग बूथ ही है। ट्रांसजेंडर समुदाय को मतदान के लिए मोटिवेट करने के लिए ये पहल की गई है। नागपुर के इस पोलिंग बूथ से हमारे संवाददाता मुस्तफा शेख की एक खास रिपोर्ट देखिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पोलिंग बूथ जो है इसे सजाया गया है और ये किसी शादी के पंडाल से कम नहीं लग रहा है। जो रंग बिरंगी लाइट्स लगाई गई हैं, जो रंग बिरंगे फूल लगाए गए हैं और बेहद ही खूबसूरत ये पोलिंग बूथ बनाया गया है। और ये इस चीज को मोटिवेट करने के लिए किया गया है कि जो ट्रांसजेंडर समुदाय है उनको मतदान के लिए ये मोटिवेट करेगा। इस वक्त हम नागपुर में एक वोटिंग सेंटर के बाहर हैं। लोकसभा के फर्स्ट फेज के चुनाव 2024 के महाराष्ट्र में हो रहे हैं और यहां पर आप देख सकते हैं रेनबो थीम जो है नागपुर के एक वोटिंग सेंटर में ये दी गई है और इसीलिए हम लोग यहां पर पहुंचे हैं प्रशासन से जानने के लिए कि क्यों इस कलर का आप कह सकते हैं ये वोटिंग बूथ को थीम दी गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पर इनिशिएटिव लिया है LGBT कलर सिग्निफाई ये रेनबो आप कह सकते हैं कि कर रहे हैं और एक तरह से 26 वोटर्स हैं उनके लिए भी एक स्पेशल आप कह सकते हैं कि यहाँ पर अरेंजमेंट किया गया है ताकि उनको मोटिवेट किया जाए वोटिंग के लिए। जो यहाँ पर अरेंजमेंट की गई है उस आपको अच्छा लगा? ये देख के मोटिवेट होंगे लोग वोट करने के लिए? और जी काफी मोटिवेट होंगे, मुझे काफी अच्छा लगा। मुझे लगता है कि नागपुर में पहली बार ऐसा किया गया है कि खासकर ट्रांसजेंडर्स को देखते हुए उनकी सोच को सोचते हुए फुल एक रेनबो का ये सेट तैयार किया गया हुआ है जो कि दर्शाता है कि LGBTQI+ को दर्शाता है। एक रेनबो है तो काफी उत्साह है ट्रांसजेंडर के प्रति यहाँ पर आके वोट करने के लिए। तो थैंक यू। तो आप कह सकते हैं कि नागपुर में और बाकी जगहों पर अलग अलग थीम्स इस तरह से ली गई है ताकि वोटर्स को हर तबके के वोटर को मोटिवेट किया जा सके वोटिंग करने के लिए। कैमरा पर्सन वैभव कनगुरकर के साथ नागपुर में मुस्तफा शेख। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। सुबह से ही जबलपुर के मतदान केंद्र में लोगों की कतार लगनी शुरू हो गई है। हर उम्र के लोग जो है वो पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने। कोशिश लोगों की यही है कि इससे पहले कि दिन चढ़े गर्मी बढ़े वो पहले मतदान केंद्रों पे आकर के अपने मताधिकार का प्रयोग कर लें। और अगर आप देखें तो लंबी कतार जबलपुर के इस पोलिंग सेंटर पे आपको दिख जाएगी। जबलपुर लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो आपको बता दें कि जबलपुर महाकौशल के द्वार के रूप में भी जाना जाता है। एक बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। करीब 18 लाख से ज्यादा वोटर जो हैं वो जबलपुर लोकसभा क्षेत्र में है। कुल 6 सीटों पे मतदान होना है। जबलपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, शहडोल और सीधी। और इनमें से अगर ये सीट की अगर हम बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही ऐसे उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं जो पहले। अभिनेता रजनीकांत चेन्नई में मतदान के लिए पहुंचे। उन्होंने अपनी बारी का इंतजार किया और फिर वोट डाला। इसके बाद पोलिंग बूथ से बाहर निकलते हुए उन्होंने उंगली पे लगी स्याही भी दिखाई। ऐसा कर उन्होंने बाकी लोगों को मतदान देने के लिए मोटिवेट किया। आज से मतदान के पहले चरण की शुरुआत और इसमें कई सेलिब्रिटीज उभर कर सामने आए जिन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि वो अपने घरों से बाहर आए और मतदान करें। आपके सामने चेन्नई से रजनीकांत की तस्वीरें जिन्होंने सुबह सुबह आकर वोट किया और फिर उंगली पे लगी स्याही लोगों को दिखाई और उन्हें प्रेरित किया कि वो भी घर से बाहर निकलकर वोट करें। तो आज से शुरू हुए लोकतंत्र के उत्सव के लिए हर कोई उत्साहित है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट लिखकर लोगों से इस उत्सव में शामिल होने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने मतदाताओं से मतदान प्रतिशत का नया रिकॉर्ड बनाने की भी अपील की है। साथ ही युवा और फर्स्ट टाइम वोटर्स से बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल होने को कहा है।
तो आप देख सकते हैं किस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है और सभी मतदाताओं को प्रेरित किया है वोट करने के लिए, खास करके जो फर्स्ट टाइम वोट डाल रहे हैं उन लोगों को खास तौर पे ये मैसेज उन्होंने दिया है कि वो लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और दूसरों को भी प्रेरित करें। आज का दिन तमाम दिग्गजों के लिए बड़ा अहम है। जिन बड़े नेताओं की किस्मत आज मतदाता ईवीएम में कैद हो रही है उनमें सबसे बड़ा नाम नितिन गडकरी का है। वो नागपुर सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अरुणाचल पश्चिम से किरण रिजिजू चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं असम डिब्रूगढ़ से सर्बानंद सोनोवाल मैदान में है। संजीव बलियान मुजफ्फरनगर से चुनाव मैदान में उतरे हैं। राजस्थान की वीआईपी सीटों की अगर बात की जाए तो अलवर से भूपेंद्र यादव बड़ा चेहरा है, जबकि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर से उम्मीदवार हैं। इसी तरह केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जम्मू कश्मीर के उधमपुर से मैदान में हैं। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव पश्चिम त्रिपुरा से ताल ठोक रहे हैं। दिग्गजों का आज बड़ा इम्तिहान है। इस इम्तिहान में कई बड़े बड़े चेहरे आज मैदान में उतरे हुए हैं। सभी को उम्मीद है कि उनके नाम पर वोट होगा और वो भविष्य में देश के लिए कुछ कर पाएंगे, जनता के लिए कुछ कर पाएंगे। लोकसभा चुनाव के फर्स्ट फेज के लिए मतदान जारी है। लोकतंत्र के महोत्सव में मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर चुनाव हो रहा है। इन 102 सीटों में तमिलनाडु की 39, राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश में 8 सीटें भी शामिल हैं। वहीं उत्तराखंड की 5 और मध्य प्रदेश की 6 सीटों पे वोट डाले जा रहे हैं। पहले चरण में बिहार की 4 सीटों पे भी मतदान किया जा रहा है। पहले चरण के मैच में उतरे खिलाड़ियों में सबसे बड़ा नाम है नितिन गडकरी का। नितिन गडकरी नागपुर से चुनावी समर में उतरे हैं। नितिन गडकरी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने विकास ठाकरे को मैदान में उतारा है। वहीं पीलीभीत में इस बार काफी चर्चाएं हैं। हॉट सीट बनी हुई है। वरुण गांधी की जगह बीजेपी ने इस बार जितिन प्रसाद को मौका दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने भगवंत शरण गंगवार को चुनावी मैदान में उतारा है। इसके बाद अगर अलवर की बात करें तो अलवर से भूपेंद्र यादव मैदान में है, जिन्हें टक्कर देने के लिए ललित यादव को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ जीत के इरादे से छिंदवाड़ा से मैदान में हैं, जिन्हें टक्कर दे रहे हैं बीजेपी के बंटी साहू। इसके अलावा राजस्थान की बीकानेर सीट से केंद्रीय मंत्री की साख का सवाल है। बीजेपी ने अर्जुन राम मेघवाल को उतारा है। वहीं कांग्रेस से गोविंद मेघवाल चुनावी मैदान में उतरे हैं। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो उधमपुर डोडा लोकसभा सीट से तीसरी बार जीत के लिए मैदान में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, जिन्हें टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने इस बार बीजेपी के बागी चौधरी लाल सिंह पर दाव लगाया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू चुनाव अरुणाचल पश्चिम सीट से मैदान में उतरे हैं, चुनावी मैदान में हैं। उनका मुकाबला पूर्व मुख्यमंत्री और अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नबाम तुकी से है। अगर बिहार की बात करें तो जिन 4 सीटों पर पहले चरण में रण होना है उसमें गया भी है और गया से जीतन राम मांझी चुनाव मैदान में है। इनके सामने आरजेडी ने कुमार सर्वजीत को उतारा है। वहीं उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की अगर बात की जाए तो नगीना लोकसभा सीट पर इस बार हाई प्रोफाइल काम चल रहा है। इस बार ये सीट काफी हाई प्रोफाइल मानी जा रही है। यहाँ युवा दलित नेता चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्हें टक्कर देने के लिए बीजेपी ने ओम कुमार को मैदान में उतारा है। तो यूपी के गोंडा में मतदाता जागरूकता अभियान से स्कूली छात्रों को जोड़ा गया है। यहाँ छात्रों से कहा गया है कि वो अपने माता पिता को मतदान के लिए प्रेरित करें। ऐसा करने वाले छात्रों को इंटरनल असेसमेंट में अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। ये कोशिश है लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव को कामयाब बनाने की। जनता से मतदान की अपील करने के लिए गोंडा के जिलाधिकारी ने एक अनूठी पहल की है। यहाँ मतदान को सफल बनाने के लिए छात्र छात्राओं को
मतदाता जागरूकता अभियान से जोड़ा गया है। इन स्कूली बच्चों को अपने अभिभावकों का मतदान सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऐसा करने वाले छात्रों को इंटरनेट असेसमेंट में अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। हमने स्कूल के साथ अपील की है कि जो बच्चे अपने अभिभावकों को प्रेरित करेंगे, लोकतंत्र को मजबूत करने में, उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने में बच्चों की भागीदारी इंश्योर होगी, उन बच्चों को हम लोग उनके इंटरनल असेसमेंट मार्क्स में अतिरिक्त मार्क्स देने का जो प्रावधान है उसको यहाँ लागू करने जा रहे हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है कि वो एक जिम्मेदार सिटीजन की भूमिका को भी समझें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सहभागिता इस माध्यम से इंश्योर करें। इस अभियान को लेकर छात्रों में भी खासा उत्साह है। सबसे ज्यादा उत्साहित वो छात्र हैं जो 20 मई को खुद पहली बार वोट डालेंगे। मेरा फर्स्ट टाइम वोटिंग है तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और इस बार तो डीएम साहब ने हमारा एक अच्छा नियम लागू कर दिया है कि अगर हम वोट देने जाते हैं अपने मम्मी पापा के साथ और फोटो खिंचवाते हैं, वहाँ पे उनको प्रोत्साहित करते हैं तो हमको परीक्षा में अधिक अंक मिलेंगे। अपने मम्मी पापा को भी प्रेरित करके वोट डलवाने ले जाऊंगी और उनके साथ एक फोटो क्लिक करूंगी और कॉलेज के ग्रुप पे भेजूंगी। उससे हमें कॉलेज की तरफ से थोड़ा एक्स्ट्रा अंक मिल सकता है। गोंडा में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके साथ ही मतदाता जागरूकता अभियान से जुड़ी टीमें जगह जगह जाकर लोगों से मतदान जरूर करने की अपील कर रही हैं। गोंडा से अंचल श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे। तो लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी है और बिहार की 4 लोकसभा सीटों के लिए 9 बजे तक बम्पर वोटिंग हुई है। गया में 9 बजे तक 9.5% मतदान हुआ है और नवादा में 7.10% मतदान हुआ है। तो सुबह 9 बजे तक बिहार के गया में 9.30% जो है मतदान हुआ है और ये सुबह की तस्वीरें हैं नवादा की, जहां देख सकते हैं कि सुबह 9 बजे तक बिहार के जमुई में 9.12% जो है वो वोटिंग हुई है। तो औरंगाबाद में सुबह 9 बजे तक 6.01% मतदान हुआ है। भारत सरकार की कोशिशों के बाद ईरान के कब्जे वाले शिप से भारतीय क्रू मेंबर एन टेसा जोसेफ को रिहा करा दिया गया है। जोसेफ की वतन वापसी पे घर वालों ने खुशी जाहिर की। फिलहाल ईरान के कब्जे वाले जहाज में अब भी 16 भारतीय नागरिक फंसे हैं, जिन्हें वापस लाने के लिए भारत सरकार की ओर से तमाम कोशिशें की जा रही हैं। ये मोदी की गारंटी है जो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चलती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये ट्वीट हर भारतीय की हिफाजत का संकल्प है। ईरान के कब्जे वाले शिप से इकलौती भारतीय क्रू मेंबर एन टेसा जोसेफ को रिहा कर दिया गया है और अब वो भारत लौट आई हैं। जैसे ही एन टेसा केरल के कोचीन एयरपोर्ट पर पहुंची तो अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। एन टेसा जोसेफ की वतन वापसी पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुशी जताई और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, शानदार काम इंडियन एम्बेसी, खुशी है कि एन टेसा जोसेफ घर पहुंच गई हैं। मोदी की गारंटी देश या विदेश हमेशा सभी जगह काम करती है। जोसेफ ईरानी सेना के कब्जे से भारत लौटकर बेहद खुश हैं। मुझे कई लोगों को धन्यवाद देना है। विदेश मंत्रालय के सीधे हस्तक्षेप के कारण मुझे इतनी जल्दी रिहाई मिली। बहुत से ऐसे लोगों ने भी इसके लिए काम किया है जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती। मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी घटना घटेगी। मैं जानती थी कि युद्ध चल रहा है, लेकिन इसकी उम्मीद नहीं थी। अब वहाँ 16 भारतीय बचे हैं। केंद्र सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि बचे हुए भारतीयों की भी जल्दी ही रिहाई हो जाए। दरअसल इजराइल पर हमले से पहले ईरान ने भारत आ रहे पुर्तगाल के झंडे वाले एक जहाज को
ओमान की खाड़ी में होर्मुज पास से जब्त किया था और इसकी जानकारी 13 अप्रैल को दी गई थी। इस शिप पर 25 क्रू मेंबर मौजूद थे, जिनमें 17 भारतीय और 2 पाकिस्तानी थे। केरल के त्रिशूर की रहने वाली जोसेफ भी शिप पर मौजूद थी। जोसेफ के सही सलामत वापस लौटने पर उनके परिवार ने राहत की सांस ली है। अब ईरानी सेना के कब्जे में फंसे बाकी भारतीय नागरिकों को छुड़ाने के लिए विदेश मंत्रालय की ओर से लगातार कोशिशें की जा रही हैं। उम्मीद की जा रही है कि ये कोशिशें रंग लाएंगी और बहुत जल्द बाकी सभी भारतीय नागरिकों की भी वतन वापसी हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात डीआरडीओ के स्वदेशी संकल्प की करते हैं। ओडिशा के चांदीपुर में निर्भय मिसाइल के एक नए वर्जन का सफल परीक्षण किया गया है। इस नए वर्जन की मिसाइल में स्वदेशी इंजन लगाया गया है। स्वदेशी इंजन से मिसाइल की ताकत और बढ़ गई है। इस नई मिसाइल से सेना की ताकत को नई धार मिलेगी। ये उड़ान हिंद की ताकत का प्रमाण है। ये मिसाइल हिंदुस्तान के दुश्मनों के लिए चेतावनी है। निर्भय क्रूज मिसाइल का ये सफल परीक्षण हिंदुस्तान के दुश्मनों की धड़कनें बढ़ा रहा है। डीआरडीओ ने गुरुवार को ओडिशा के चांदीपुर में स्वदेशी तकनीक से तैयार निर्भय क्रूज मिसाइल की मारक क्षमता का प्रदर्शन किया। इस परीक्षण के दौरान रेंज सेंसर, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम और टेलीमेट्री के जरिए मिसाइल की पूरी उड़ान की ट्रैकिंग की गई। यही नहीं, मिसाइल की उड़ान को वायुसेना के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से भी ट्रैक किया गया। इस परीक्षण के दौरान मिसाइल ने सारे टेस्ट पास किए और ये सभी मानकों पर खरी उतरी। निर्भय मिसाइल 6 मीटर लंबी और 0.52 मीटर चौड़ी है। इसके विंग्स की लंबाई 2.7 मीटर है। ये 2 स्टेज मिसाइल है। पहले स्टेज में ठोस और दूसरे स्टेज में तरल ईंधन का इस्तेमाल होता है। इसमें स्वदेशी माणिक टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया गया है। इसकी अधिकतम रफ्तार 1111 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी अधिकतम रेंज 1500 किलोमीटर है और ये 300 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकता है। इस मिसाइल में ऐसी कई खूबियां हैं जो इसे दुश्मनों के लिए काल बना देती हैं। मिसाइल के तौर पर यह मिसाइल टेरेन हंगिंग कैपेबिलिटी से लैस है। इस तकनीक की वजह से इस मिसाइल पर निशाना लगाना और इसे नष्ट करना बेहद मुश्किल है। निर्भय ITCM एक गाइडेड मिसाइल है, यानी यह मिसाइल टारगेट का पीछा करके उसे नेस्तनाबूद करके ही दम लेती है। अगर टारगेट ने रास्ता बदल लिया तो ये मिसाइल भी अपनी दिशा बदल सकती है। ये जमीन से कम 50 मीटर और अधिकतम 4 किलोमीटर ऊपर मौजूद टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। इसे समंदर और जमीन दोनों जगहों पर मिसाइल लॉन्चर से फायर किया जा सकता है। ये मिसाइल समंदर के बेहद करीब उड़ान भर सकती है, जिससे ये दुश्मनों के रडार से बचते हुए बड़ी आसानी से अपने टारगेट तक पहुंच जाती है। निर्भय क्रूज मिसाइल को पहले से ही भारतीय सेना में योद्धा का गौरव हासिल है, लेकिन अब इसमें स्वदेशी इंजन लगने से इसकी ताकत और बढ़ गई है। ये स्वदेशी मिसाइल सेना के उन हथियारों में शामिल है जिनके दम पर हिंदुस्तान की सरहदें हर वक्त दुश्मन की नजरों से महफूज रहती हैं। मंजीत नेगी, गुड न्यूज टुडे। और अब बात दिल्ली के मौसम की। बेशक इस वक्त राजधानी में पारा चढ़ा हुआ है, लेकिन गुड न्यूज ये है कि दिल्ली को गर्मी से राहत मिलने जा रही है। जी हां, इस वीकेंड दिल्ली में बारिश की संभावनाएं बताई जा रही हैं, लिहाजा दिल्ली वालों को कुछ दिनों तक गर्मी से राहत जरूर मिल सकती है। दिल्ली NCR के लोगों को तेज चिलचिलाती धूप से राहत मिलने वाली है।
क्योंकि इस वीकेंड आसमान में बादलों का डेरा रहने वाला है। मौसम विभाग की माने तो बादलों वाला वीकेंड दिल्ली वालों को हल्की फुल्की बारिश से सराबोर कर सकता है, सुहाने मौसम की सौगात दे सकता है। इस दौरान धूल भरी आंधी का भी अनुमान है। अगले 5 दिनों तक दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। बड़ा सा क्लाउड पैच है जो अभी अफगानिस्तान के ऊपर है, जो स्लोली इंडियन रीजन में अप्रोच कर रहा है। तो इसके प्रभाव से आने वाले 3-4 दिनों में जहां पे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रेनफॉल एक्टिविटी रहेगा, और जैसे ही WD कोई पास करता है तो क्या होता है, हवाओं का रुख अरबियन सी से आने लगता है। उसके कारण टेम्परेचर्स में थोड़ी गिरावट आनी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन एज सच कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं रहेगी। जैसे टेम्परेचर्स हैं 19-21 का फर्क रहेगा। बारिश की फुहारें जहां बढ़ते पारे पर लगाम लगाएंगी तो दिल्ली NCR के लिए साफ हवा की सौगात भी लेकर आएंगी। दिल्ली NCR वालों को लू के थपेड़े नहीं सहने पड़ेंगे और तापमान भी सामान्य बना रहेगा। बीते कुछ दिनों से दिल्ली का तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ है। तेज धूप निकलने के बावजूद गर्मी का एहसास थोड़ा कम है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में और साथ ही शाम होते होते तेज हवाओं के साथ दिल्ली में जोरदार बारिश भी हो सकती है। और अगर हम मानसून की बात करें तो इस बार मानसून में अच्छी खासी बारिश की उम्मीद जताई जा रही है, जिसका किसानों को अच्छे से खूब फायदा होगा। फिलहाल दिल्ली वासियों के लिए ये गुड न्यूज, शाम होते होते तो बारिश होगी, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में उनको गर्मी से जरूर राहत मिलेगी। कैमरा पर्सन दीपक बिष्ट के साथ मनीषा लड्डा, गुड न्यूज टुडे। वडोदरा में भीषण गर्मी से बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस के जवानों को ऐसे हेलमेट दिए गए हैं। ये हेलमेट चिलचिलाती गर्मी से जवानों को बचाएंगे। इस हेलमेट को IIM हैदराबाद के छात्रों ने तैयार किया है। देखिए अभी। चिलचिलाती धूप में ये हेलमेट ट्रैफिक के जवानों को ठंडी हवा का एहसास दिला रहा है। वडोदरा में इन दिनों आसमान से आग बरस रही है। पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया है, लेकिन इस चिलचिलाती गर्मी के बीच ट्रैफिक पुलिस के जवान भी चौराहे पर खड़े होकर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। भीषण गर्मी इन जवानों की सेहत पर भारी ना पड़े, इसके लिए प्रशासन ने इन्हें AC वाले हेलमेट दिए हैं। इस तपती हुई धूप में ट्रैफिक जवान और ट्रैफिक अधिकारी जो होते हैं उनको धूप में खड़ा रह के ट्रैफिक नियमन करना पड़ता है। इसीलिए उनको डिहाइड्रेशन या हीट स्ट्रोक जैसे प्रॉब्लम न हो, इसलिए उन्हें AC हेलमेट दिए गए हैं। इस हेलमेट को IIM हैदराबाद के छात्रों ने बनाया है। वडोदरा में करीब 450 ट्रैफिक जवानों को ये हेलमेट दिए गए हैं। फिलहाल 43 डिग्री के आसपास गर्मी है, तो तभी पुलिस ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने जो जवानों है उनको AC वाले हेलमेट दिए हैं, जो कि गर्मी में काफ़ी उनको काम आते हैं। इसकी बात करें तो ये जो पूरा यूनिट है तो बैटरी से चलने वाला ये यूनिट है। कमर पे ये जो बैटरी लगी हुई है और उसको लगाने के बाद ये पीछे सर पर उसका स्विच है, उसको ऑन करते ही उसका टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर कम होने लगता है और AC की हवा उसमें आने लगती है। दोपहर की गर्मी में ये काफ़ी राहत देती है लोगों को। और ये जो ट्रैफिक के जवान है वो 24 घंटे यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनसे पूछते हैं ये जो हेलमेट दिए है किस तरह से काम करते हैं, कैसा लग रहा है आपको काम करने में? ये हेलमेट तो बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे लगते हैं, और गर्मी वो बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसलिए वो हेलमेट दिया है तो बहुत अच्छा है। बैटरी से चलने वाले ये AC हेलमेट करीब 9 घंटे तक ठंडी हवा दे सकते हैं, यानी ट्रैफिक जवानों को इसे ड्यूटी के दौरान दोबारा चार्ज करने की जरूरत नहीं होती। वडोदरा ट्रैफिक पुलिस की इस पहल की सराहना हो रही है। आने वाले दिनों में ये AC हेलमेट दूसरे शहरों के ट्रैफिक पुलिस के पास भी दिख सकता है। वडोदरा से दिग्विजय पाठक, गुड न्यूज टुडे।